हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ कुछ डिस्कस किया था कि इनकम कैलकुलेट करने के टोटल 5 हेड हैं हमारे पास, जिसमें से जो पहला हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। एक बार फिर मैं लिख देता हूं। तो जो हेड्स ऑफ इनकम हैं, जो इनकम निकाली कैसे जाती है, तो दिस इज गिवन इन सेक्शन 14 कि कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम है। पहला हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी ये पहला चैप्टर होगा। दूसरा जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीसरा जो चैप्टर है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। वो जो लास्ट हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये टोटल 5 हेड हैं कि हाउ टू कंप्यूट इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें से सबसे पहले मैं करूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट। तो एक तरह से आज पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इनकम कैलकुलेट करने का, क्योंकि जो अभी तक हमने 2 यूनिट पढ़ी हैं, एक तो इंट्रोडक्शन की, उसमें तो बेसिक बातें थी कुछ इनकम टैक्स को लेके, और एक चैप्टर पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसमें सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 था। तो जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका नहीं बताता, बल्कि वो ये बताता है कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पर्सन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था और उन डिवीजन के आधार पर कौन कौन सी इनकम किसी व्यक्ति के हाथ में टैक्सेबल हैं। अगर आप ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं तो कौन सी इनकम टैक्सेबल हैं, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल है, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो कौन सी इनकम टैक्सेबल है। लेकिन वो ये चैप्टर ये नहीं बताता कि आप इनकम निकालेंगे कैसे। वहां तो इनकम निकलाई दे रखी थी आपको, तो अब आपको केवल इतना तय करना था कि अगर आप ऑर्डिनरी हैं तो बताइए इनकम जो निकली हुई है वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। एक आध क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो तो जब मैंने बताया था आपको कि अगर ये दे रखा हो कि रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसमें से 30% माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो वो 30% क्यों माइनस करेंगे, तो वो अब चैप्टर के अंदर आपको पता लगेगा कि इनकम निकाली कैसे जाती है। वहां तो इनकम निकलाई दे रखी थी, तो केवल हमें आगे का काम करना था कि अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो वो इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ऑर्डिनरी है तो वो इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। लेकिन इनकम निकालने के जो चैप्टर है वो आज से स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? तो जो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है उसकी जो सेक्शन कवरेज है, दिस इज सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये सेक्शन के लिहाज से भी। सेक्शन 22 सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पहला चैप्टर है इनकम को कैलकुलेट करने का। किसी भी चैप्टर का इनकम टैक्स में, क्योंकि इनकम टैक्स बड़ी साइंटिफिक, बड़ा लॉजिकल मैनर में लॉ मेकर्स ने ड्राफ्ट की है, तो किसी भी चैप्टर का जो पहला सेक्शन है दैट विल बी द चार्जिंग सेक्शन। तो यहां पर जो सेक्शन 22 होगा, यहां पर जो सेक्शन 22 होगा, दिस इज द चार्जिंग सेक्शन। क्या होगा बेटा? चार्जिंग सेक्शन। दिस इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। किसी भी
चैप्टर का, जो भी हमारी इनकम कैलकुलेट करने के चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर का पहला जो सेक्शन होगा दैट विल बी द चार्जिंग सेक्शन। अब आप पूछेंगे मेरे से, पूछना भी चाहिए कि सर ये चार्जिंग सेक्शन होता क्या है, क्या यूज है चार्जिंग सेक्शन का। बेटा देखिए, चार्जिंग सेक्शन का जो यूज है वो ये है कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कोई पर्टिकुलर इनकम इस चैप्टर के अंदर चार्जेबल होगी, चैप्टर के अंदर फॉल करेगी, ये आपको जो बताता है वो चार्जिंग सेक्शन बताएगा। कभी भी आप लो पढ़ें तो नाम से या हेडिंग से कोई मतलब नहीं है कि आपने देखा कि हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी को यार किराए पे देंगे तो उससे जब किराया आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। तो ये मोटा मोटी बात से आप डिटेल्ड प्रोविजन नहीं सीख सकते। तो जब हम लो पढ़ेंगे ना तो लो में आपको कंडीशन बेस्ड चलना पड़ता है कि एग्जैक्टली हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई इनकम आएगी तो उसकी नेचर क्या होगी और किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर फॉल करेगी। क्योंकि देखिए, अगर वही इनकम हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन से निकाली जाएगी तो जो लास्ट का आंसर आएगा ना कि टैक्सेबल इनकम क्या है वो कुछ अलग होगी। इसके अलावा वही इनकम अगर आप अदर सोर्सेज के प्रोविजन से आप निकालेंगे तो सेम इनकम की जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो कुछ अलग आएगी। वही इनकम अगर बिजनेस या प्रोफेशन प्रोविजन के चैप्टर से आप निकालेंगे तो जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो अलग आएगी, क्योंकि हर चैप्टर के अपने एक सेपरेट रूल्स हैं इनकम को निकालने के। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सबसे पहले ये पता लगाएं कि जो क्वेश्चन दे रखा है कि वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या वो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या वो अदर सोर्सेज की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, या वो बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो वो पता लगता है बेटा चार्जिंग सेक्शन से। इट क्लियर कि चार्जिंग सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, चार्जिंग सेक्शन का रोल क्या है चैप्टर को पढ़ने में। मैं अगर बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये होता है चैप्टर का, जिससे आपको बेसिक चीजें क्लियर होती हैं कि ये चैप्टर लगेगा तो आखिर लगेगा कब। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग सेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया आपको सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक ये पूरा का पूरा चैप्टर है, और एक चैप्टर रिकैप विद सेक्शन नंबर मैंने पहले ही पेज पे दे रखा है आपको कि अगर आपको याद करना पड़े तो आपको क्रम से सेक्शन मिल जाए कि सेक्शन 22 किस चीज का है, सेक्शन 23, 24 ये कौन कौन सी चीजों में डील करते हैं। तो सेक्शन 22 तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि दिस इज द चार्जिंग सेक्शन। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना लाजमी है, आना भी चाहिए कि सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर लगाने के लिए क्या एसेंशियल्स हैं। आप मेरे से पूछना चाह रहे होंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 22 बेसिकली क्या कहता है? तो सेक्शन 22 आपको चार्जिंग सेक्शन यानी कि एसेंशियल एलिमेंट बताता है, एसेंशियल्स एलिमेंट बताएगा फॉर टैक्सिंग एनी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो पहली जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है एनुअल वैल्यू होनी चाहिए, एनुअल वैल्यू होनी चाहिए। अब ये एनुअल वैल्यू क्या होती है देखेंगे हम इसे। दूसरी बात है एनुअल वैल्यू किसकी होनी चाहिए, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टी वर्ड आते ही तो हमारे मन में काफी विचार आने लगते हैं कि प्रॉपर्टी में तो मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं तो वो भी मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो वो भी मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तो यहां पर मतलब क्या है प्रॉपर्टी का, तो इस प्रॉपर्टी के मतलब को सेक्शन 22 के अंदर ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप अपने जो विचार हैं उन्हें आप खुले आसमान की तरफ ना ले जाएं कि जो भी आपको दिख रहा है वो सब ये मान लें कि वो प्रॉपर्टी है,
बल्कि अपने विचारों को एक सीमित कर रहे हैं, और वो सीमित कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का मतलब है यहां पर बेटा बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। ये भी मैं समझाऊंगा। लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, अपर्टेनेंट का मतलब होता है आपका साथ में, अलोंग विद, अलोंग विद। अभी मैं डिटेल भी करूंगा, अभी तो केवल मैं मोटा मोटी लिखवा रहा हूं आपको। एसेंशियल एलिमेंट है कि एनुअल वैल्यू होनी चाहिए। एनुअल वैल्यू किसकी होनी चाहिए? प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी में क्या चीज आएगी? प्रॉपर्टी में आएगा बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। तीसरी जो एसेंशियल एलिमेंट है, एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। एसएससी should be the owner, SSC should be the owner of that property। आप ओनर भी होने चाहिए। फोर्थ जो एसेंशियल एलिमेंट है, सच प्रॉपर्टी shall not be used such property shall not be used by the SSC for his business or profession। For his business or profession carried on by him। जो खुद बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है वो प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये दिखे कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये मान लीजिएगा कि उस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर जो है हाउस प्रॉपर्टी के रूल एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। एनुअल वैल्यू को हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, वैसे पूरी डिटेल हम देखेंगे। आप रेंट मान लीजिए, यानी कि जो भी रेंट आता है, एज्यूम कर लीजिए, इसलिए मैं लिख भी देता हूं, एज्यूम कर लीजिए कि जो किराया है उसे एनुअल वैल्यू कहते हैं। वैसे एनुअल वैल्यू के निकालने के और भी फैक्टर हैं, लेकिन मोटा मोटी आप रेंट मान लीजिए फिलहाल को समझने के लिए, कि जो भी रेंट है, जो भी हमारे पास आता है प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा आपको कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। प्रॉपर्टी को जो दायरा है वो सीमित कर दिया गया है, सेक्शन 22 में बता दिया गया है इस बात को कि केवल बिल्डिंग होनी चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो चैप्टर का नाम है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। तो हमारे मन में ये ख्यालात आते हैं कि जो घर होंगे उन्हें हम किराए पर देंगे तो उनका जो किराया आएगा उसकी शायद यहां बात होगी। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एक दुकान है मेरे पास, अब मैंने वो किराए पर दे दी, तो उसका जो किराया है क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा कि अगर मेरे पास एक कमर्शियल प्लेस है, कमर्शियल शॉप है, और मैंने अगर उसे किराए पर दे दिया तो क्या उसका किराया हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या लगता है आपको? जल्दी से बताइएगा, क्या लगता है? तो जवाब सबसे पहले खुशी का है कि सर यस, अंशिका भी यस कह रही हैं, सृष्टि भी यस कह रही हैं। तो बेटा बहुत अच्छा कि आप यस कह रही हैं, क्योंकि यहां पर वर्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। यहां पर जो सेक्शन 22 कह रहा है वो कह रहा है कि जो भी रेंट होगा, जो भी एनुअल वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की, तो कीवर्ड को समझिएगा। अ प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, यानी कि जो बिल्डिंग हो सकती है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है बच्चों, और कमर्शियल बिल्डिंग भी हो सकती है। रेजिडेंशियल भी हो सकती है
रेसिडेंशियल भी हो सकती है और एज वेल एज कमर्शियल भी हो सकती है, कमर्शियल बिल्डिंग भी हो सकती है। यानी कि चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, बोथ रेंट आर टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप एक घर किराए पर देते हैं उसके किराए के ऊपर भी हाउस प्रॉपर्टी वाले रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे, और अगर आप एक दुकान किराए पर देते हैं उसके किराए के ऊपर भी हाउस प्रॉपर्टी वाले रूल ही एप्लीकेबल होंगे। इज इट क्लियर बेटा? कुछ चीजें मैं आपको नॉलेज चेक बता देता हूं कि यहां पर वर्ड बोला है इन्होंने बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है। तो कुछ चीजें नॉलेज चेक, उसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए बिल्डिंग का मतलब क्या है? जैसे सिनेमा थिएटर है, अगर वो किराए पर दे दिया गया तो क्या वो बिल्डिंग आएगा नहीं आएगा? एक स्विमिंग पूल है, ओपन एयर स्विमिंग पूल है, वो किराए पर दे दिया गया तो वो बिल्डिंग में आएगा नहीं आएगा? एक गोदाम है जिसमें छत नहीं पड़ी हुई है, बस 4 दीवारें और गेट लगा हुआ है, लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिससे कोई उसके अंदर जा ना पाए और अंदर जाके बाहर निकल ना पाए, लेकिन छत नहीं है, तो क्या वो बिल्डिंग में आएगा या नहीं आएगा? तो इसके ऊपर समय समय पर अदालतों में केस लड़े जाते हैं, केस जाते हैं। तो अदालतों का जो व्यू है वो ये है कि अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां लोग रहते हैं तो वहां छत का होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो रूफ इज नॉट नेसेसरी, और वो प्रमाइस तब भी क्या आ जाएगा, बिल्डिंग के अंदर कवर मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो रूफ इज नॉट ए प्रीरिक्विजिट की वेदर ए प्रमाइस इज ट्रीटेड एज बिल्डिंग और नॉट, अगर वो कमर्शियल है। हाँ, अगर वो रेजिडेंशियल है तो बिना छत के हम उसे बिल्डिंग नहीं मान सकते। तो ये एक नॉलेज से एक बात थी। अभी आपको सीए इंटरमीडिएट में या सीएस एग्जीक्यूटिव में इन चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं फंसाया जाएगा आपको कि आप बिल्डिंग भी पहचानें। क्लियर? आपको बिल्डिंग दे दिया जाएगा और बिल्डिंग का एक किराया आ रहा होगा, और उस किराए के ऊपर आपको हाउस प्रॉपर्टी के जो रूल्स होंगे वो अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कितनी इनकम आपकी टैक्सेबल आ रही है। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयर टू। देखिए मेनी टाइम क्या होता है, एक बिल्डिंग है एक ओनर के पास, उसके बराबर में एक वैकेंट लैंड भी है। एक बिल्डिंग है, एक ही आदमी की एक बिल्डिंग है, एक ही आदमी की एक बिल्डिंग है, उसके बराबर में क्या है, वैकेंट लैंड है। तो ये तो हो गई जी बिल्डिंग, और ये हो गई आपकी वैकेंट लैंड, वैकेंट लैंड। इट क्लियर? और ये हो गई बिल्डिंग। इस तरह से एज्यूम कर लीजिए कि ये जो बिल्डिंग है वो एक कोचिंग संस्थान को किराए पर दी गई, और जो ओनर है वो बराबर का जो लैंड है वो भी उसी का ओनर है, मतलब ओनर अलग अलग नहीं है, ओनर एक ही आदमी है। कोचिंग संचालक ने भी बहुत सोच समझ के बिल्डिंग, क्योंकि नॉर्मली ऐसी जगह पर पार्किंग की सुविधा होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो उन्होंने एक बिल्डिंग ऐसी छांट के लिए जो बराबर में वैकेंट लैंड भी पड़ी हुई हो, और एक किराया तय किया कि देखिए मुझे बिल्डिंग भी चाहिए और वैकेंट लैंड भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पार्किंग हमारी हो जाया करेगी, तो आप मुझे किराया बता दीजिए। और मालिक ने, जो मकान मालिक है, जो बिल्डिंग का ओनर, उसने किराया बता दिया। तो देखा जाए उस किराए में कुछ किराया तो इस लैंड का भी होगा, कुछ किराया आपका बिल्डिंग का भी होगा, लेकिन बोथ रेंट आर टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट दिया टू। लैंड अपार्टमेंट का मतलब है अलोंग विद, जो साथ में लगी हुई लैंड है वो साथ में ही किराए पर चढ़ाई जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ओनर अलग अलग हो, तब ओनर अलग अलग है तो जो वैकेंट लैंड का किराया है इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि बिल्डिंग होना जरूरी है। बिल्डिंग इन मस्ट, लैंड उसके साथ हो सकती है, लेकिन अगर आपने वैकेंट लैंड को किराए पर उठाया तो उसका जो किराया है वो हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन के तहत टैक्सेबल नहीं हो सकता। हाँ, बिल्डिंग के साथ अगर लगी हुई लैंड है, वो बिल्डिंग के साथ ही उसे किराए पर उठाया है आपने, एक ही ओनर है और एक ही टेनेंट है। अगर ओनर अलग अलग हो गए दोनों चीजों के, तो भी सपोज कीजिए जो टेनेंट तो एक ही है, टेनेंट ने बिल्डिंग का एग्रीमेंट अलग से बंदे से किया, वैकेंट लैंड का एग्रीमेंट अलग बंदे से किया, उसे तो दोनों चीजें चाहिए थी, तो जो वैकेंट लैंड का किराया जो भी ओनर होगा इसका, वो हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन से टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जो बिल्डिंग का ओनर होगा उसके हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे।
ऐसा भी हो सकता है कि ओनर तो एक ही है लेकिन मुझे तो केवल बिल्डिंग चाहिए, तो मैंने बिल्डिंग किराए पे ले ली, तो बिल्डिंग का किराया ओनर के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी के रूप में टैक्सेबल होगा। कोई दूसरा टेनेंट है, उसे खाली वैकेंट लैंड चाहिए, उसने वैकेंट लैंड ले ली, तो ओनर के हाथ में जो वैकेंट लैंड का किराया है वो हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन से टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अलोंग विद बिल्डिंग या अलोंग विद बिल्डिंग अपार्टमेंट का मतलब ये होता है साथ में लगी हुई हो और साथ में ही किराए पर वो चढ़ाई जाए। जब ये कंडीशन पूरी होगी तभी हम इसे क्या मानेंगे कि वो हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं और चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन जो है सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट जो कंडीशन है, एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, ए लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी टू बी सब लेट इट टू सी। ए ने तो बी को लेट आउट की, ए ने लेट आउट की बी को और बी ने सब लेट की सी को, बी ने सब लेट की सी को। तो जो रेंट डिराइव्ड बाय ए है, रेंट दोनों के पास रेंट सेम प्रॉपर्टी का आ रहा है, लेकिन रेंट डिराइव्ड बाय ए, रेंट डिराइव्ड बाय ए इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी because A is the owner, A is the owner। अब जो रेंट डिराइव्ड बाय B है, रेंट डिराइव्ड बाय B है इज नॉट टैक्सेबल, जबकि सेम प्रॉपर्टी का है, इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी because B is not the owner, B is not the owner of that house property। Is it clear to all of you बेटा? सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि ये प्रोविजन आपको क्लियर हो गया। तो लो जब भी आप पढ़ें वो अनुमानों के आधार पर नहीं पढ़ा जाता कि जो आपको लॉजिकल लग रहा है, आपने बस हेडिंग देखा कि हाउस प्रॉपर्टी अगर है उसे किराए पर देंगे तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए आप इस क्वेश्चन से, इस एग्जांपल से समझिए, सेम हाउस प्रॉपर्टी है, ए ने पहले बी को लेट आउट की तो बी से कुछ और किराया आ रहा है ए को, तो ए के हाथ में तो वो किराया टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में। बी ने कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा किराए पर सी को वो प्रॉपर्टी दे दी तो बीच में बी प्रॉफिट कमा लेगा। तो प्रॉपर्टी तो सेम है, किराया जरूर ज्यादा आ रहा है लेकिन प्रॉपर्टी तो सेम है, बाकी सिचुएशन तो सेम है, लेकिन जो किराया बी के हाथ में आएगा उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि सेक्शन 22 की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है अभी। अब आप पूछेंगे सर कि सर कौन सा चैप्टर लगेगा, वो अभी मत पूछिए, मैं तो बता दूंगा, या तो अदर सोर्सेज लगेगा या बिजनेस एंड प्रोफेशन लगेगा। लेकिन फिर आप पूछेंगे सर अदर सोर्सेज क्यों लगेगा या बिजनेस एंड प्रोफेशन क्यों लगेगा, तो वो तो तभी पता लगेगा ना जब आप अदर सोर्सेज की कंडीशन को देख लेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन की कंडीशन को देख लेंगे, किस चैप्टर की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा उससे पता लगेगा। तो अभी तो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बस इतना समझिए ये सेक्शन 22 क्या कहता है और सेक्शन 22 की कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। और एक लास्ट कंडीशन वो ये है कि एसएससी उस हाउस प्रॉपर्टी को अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज ना कर रहा हो। हाँ, अगर वो किराए पर देता है किसी को, तो जिसे किराए पर देता है जो टेनेंट है वो अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक एसएससी के पास सपोज कीजिए 3 हाउस प्रॉपर्टी हैं, H1 है, एक H2 है, एक H3 है। H1 में लेट आउट कर रखा है, उसने किराए पे दे रखा है। जो H2 है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि खुद रहते हैं आप, और ये H3 जो प्रॉपर्टी है यूज्ड बाय एसएससी फॉर हिज बिजनेस। तो जो ये 2 हाउस प्रॉपर्टी H1 एंड H2 ये टैक्सेबल होंगी
अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आप ये मत सोचिए, लॉजिकल बिल्कुल नहीं सोचना, सेल्फ ऑक्यूपाइड सर खुद किराया आता तो है नहीं, हम खुद ही रह रहे हैं, तो क्या इस बात पे भी टैक्स लगेगा? ये चार्जेबल होगा, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के जो भी प्रोविजन होंगे वो लगेंगे। अब आप ये देखेंगे कि लेट आउट प्रॉपर्टी है तो क्या प्रोविजन है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या प्रोविजन है, लेकिन सेक्शन 22 के दायरे में आता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपके खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रही है वो चैप्टर के दायरे में ही नहीं आता, तो नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। जो चीज सेक्शन 22 के दायरे में ही नहीं आती है तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर चार्जेबल नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो लेट आउट है और एक प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हैं, वो दोनों ही प्रॉपर्टी चैप्टर जो सेक्शन 22 है वो उसको दोनों प्रॉपर्टी को कवर करता है और इस चैप्टर के दायरे में आएंगी। तो जल्दी से बताइएगा, जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्लियर हो गया आपको या नहीं हो गया? चार्जिंग सेक्शन की सारी कंडीशन क्लियर हो गई या नहीं हो गई? और एक बार हम नोट्स से भी पढ़ लेते हैं कि चार्जिंग सेक्शन क्या कह रहा है। आप में से कोई एक बच्चा पूछता है, सर व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर चार्जिंग टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, कि हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर क्या एसेंशियल कंडीशन है अगर हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर टैक्स लगाना है। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहला है, द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनेंट देयरटू। तो मैंने बिल्डिंग का भी मतलब बता दिया आपको कि बिल्डिंग आपकी रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है। तो लैंड अपॉर्चुनेंट देयरटू का मतलब है जो अलोंग विद बिल्डिंग हो, ठीक है ना। खाली वैकेंट लैंड होगी, रेंट फ्रॉम ए वैकेंट लैंड इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो एक बार नोट के रूप में भी लिख लेते हैं कि अगर आपका वैकेंट लैंड का किराया है तो रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड इज नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल अंडर द हेड, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो आपका वैकेंट लैंड का किराया है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि उसी लैंड का किराया आएगा जो कि बिल्डिंग के साथ लगी हुई हो और बिल्डिंग के साथ ही किराए पर उठाई गई हो। Another condition is the SSE must be the owner of such house property। तो ये भी मैंने एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर ही दिया है कि SSE का ओनर होना जरूरी है। और इफ SSE नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी, तो जो सब लेटिंग वाला केस है, तो जो सब लेटिंग में आप किराया ड्राइव करते हैं वो टैक्सेबल नहीं होगा हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि SSE उसका ओनर नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन क्या है, द प्रॉपर्टी मे बी यूज फॉर एनी पर्पज वेदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल, बट इट शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। जब आप किराए पर देंगे तो किराएदार अपना बिजनेस कर सकता है, तो आपके हाथ में जो किराया होगा वो चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, लेकिन आप खुद अपना बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करेंगे। अगर आप अपना खुद का बिजनेस एंड प्रोफेशन करेंगे तो इस चैप्टर के दायरे से वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी बाहर हो जाएगी। कोई भी ट्रीटमेंट आपको इस चैप्टर के अंदर उसका नहीं करना है। द प्रॉफिट ऑफ विच आर चार्जेबल टू टैक्स इफ द प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन इट शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। तो ये चार्जेबल नहीं है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो जल्दी से बताइएगा मुझे कि यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मैं रुकता हूं, फिर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं पहले, वो नहीं है तो आगे मैं बढ़ता हूं। तो जल्दी से टेक योर टाइम। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है
तो जल्दी से पूछ लीजिए मेरे से। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो वैसे तो मैं अपने आप ही ध्यान रखता हूं इस बात का कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड करके मैं उसको बता ही देता हूं। अब दिस इज मतलब ये जो सेक्शन था आपका सेक्शन 22 था, चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब सर इनकम निकालेंगे कैसे? कैश का एक फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ है कि इनकम निकालेंगे कैसे। यस, एक फॉर्मेट है, तो पहले मैं आपको वो बता रहा हूं। अब फिर उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी आएंगी तो एक एक करके हम टर्मिनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से निकालना है। मैं पहले भी एक चीज तो बता ही चुका हूं कि जो हेडिंग आती है, जब हम क्वेश्चन को पूरे इनकम टैक्स में कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए आप, तो हेडिंग सेम रहनी है। आपसे क्वेश्चन देने के बाद एक सवाल पूछा जाएगा, कंप्यूट टैक्स पेबल, कंप्यूट रेजिडेंशियल स्टेटस, जो भी आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूट स्कोप ऑफ टोटल इनकम, या अब हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो लास्ट में पूछा जाएगा कंप्यूट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी, है ना। तो आप जो शुरुआत की हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे? जो भी आपसे पूछा जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर, और आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है? 22-23। तो दिस इज द योर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। क्लियर? तो ये करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा हमारा और एक अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट का कॉलम। तो दिस इज पर्टिकुलर्स और ये हो जाएगा अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू से। ग्रोस एनुअल वैल्यू, और मैं बाद में इसे यूज करूंगा GAV के रूप में, मैं इसे यूज करूंगा। लेस, इसमें से कुछ चीजें लेस करेंगे। लेस म्युनिसिपल टैक्सेज पेड बाय ऑनर। जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस इन रिलेशन टू हाउस प्रॉपर्टी होंगे जो आपने किराए पर दी है तो वो लेस होंगे। तो यहां पे दो कीवर्ड हैं, एक तो पेड और दूसरा ओनर। तो मैं जब समय आएगा तो इनको भी समझा दूंगा आपको। तो इसे लेस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू जो भी निकल के आएगी। इस नेट एनुअल वैल्यू में से लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1), डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1). दो डिडक्शन है जी इसके अंदर, एक है स्टैट्यूटरी डिडक्शन, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो जो 30% निकल के आएगी एनएवी की वो भी लेस कर देंगे, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है हम वो भी लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जल्दी से बताइएगा, ये फॉर्मेट आपको क्लियर है? बहुत हल्का सा क्वेश्चन होता है हाउस प्रॉपर्टी का, बहुत आसान
4-5 चीजें ही होती हैं इसके अंदर, और पूरे क्वेश्चन में मुझे 2 ही चीजें मेनली बतानी है आपको। एक तो बताना है मुझे हाउ टू कंप्यूट जीएवी, यानी कि जीएवी कैसे निकलेगी, और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कैलकुलेशन बतानी है। जहां तक सवाल 30% ऑफ एनएवी का है, आप खुद ही सोचिए कि जो भी एनएवी आएगी उसका 30% में माइनस कर ही दूंगा। और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, ये भी मैं डिस्कस कर लूंगा, ये भी क्वेश्चन का पार्ट ही होंगे, ये कुछ कैलकुलेशन हमें करनी नहीं होती है। तो 2 ही चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू और हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। और ये फॉर्मेट आपके सामने है, इस फॉर्मेट में चीजों को पुट करके आपको आंसर निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है या नहीं कर लिया है। टेक योर टाइम और मुझे बता दीजिएगा कि सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है या नहीं कर लिया है। गुड, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने के 4 फैक्टर हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने के 4 फैक्टर हैं, यानी कि 4 चीजों पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू की जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करेगी। तो फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 4 फैक्टर हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू को डिसाइड करने के लिए। पहला फैक्टर है म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट इज द थर्ड फैक्टर। और जो फोर्थ फैक्टर है वो एनुअल रेंट, एनुअल रेंट नहीं बल्कि एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड और रिसीवेबल। इसे कह देते हैं हम ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। इसे कहेंगे SR, इसे कहेंगे FRV और इसे कहेंगे MV, म्युनिसिपल वैल्यू। देखिए, सारे के सारे रेंट आपको दिए हुए रहेंगे, कोई जो दिए हुए हैं उन्हीं के आधार पर हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। और अगर कोई चीज मिसिंग है, कोई नई वैल्यू दी हुई है, तो उसे इग्नोर करेंगे हम। तो पहले इन चारों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। कोई डेफिनेशन, कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो है नहीं। म्युनिसिपल वैल्यू इज ए वैल्यू अपॉन विच म्युनिसिपल अथॉरिटी लेवीज द टैक्स। आप सभी के घरों का एक हाउस टैक्स आता होगा, ठीक है। तो किसी के घर का कुछ हाउस टैक्स है, किसी के घर का कुछ हाउस टैक्स है, तो परसेंटेज तो सेम होती है हाउस टैक्स की, लेकिन म्युनिसिपल अथॉरिटीज के रिकॉर्ड में हर एक घर की वैल्यू अलग अलग होती है, वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है। तो वो वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू है। एडिट के लिए ये क्वेश्चन का पार्ट होगी। फेयर रेंटल वैल्यू क्या होती है कि गवर्नमेंट के हिसाब से अगर ये प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाई जाती तो क्या रेंट वो फैच करके लाती है, यानी कि एक नॉशनल वैल्यू है, काल्पनिक वैल्यू है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में मिसिंग हो तो एक्चुअल रेंट को 12 से मल्टीप्लाई करके आप फेयर रेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब वैसे जरूरी थोड़ी है कि फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट बराबर ही हो सकता है फेयर रेंटल वैल्यू कम हो, एक्चुअल रेंट उससे ज्यादा हो। उल्टा भी हो सकता है कि फेयर रेंटल वैल्यू ज्यादा हो, एक्चुअल रेंट उससे कम हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मिसिंग है तो कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑफ एक्चुअल रेंट और उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पूरे साल की फेयर रेंटल वैल्यू आ जाएगी। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? एक हमारे पास एक रेंट कंट्रोल एक्ट है
यानी कि रेंट को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बना हुआ है कि जो मालिक हैं मनचाहा किराया ना ले सकें, तो उसमें हर एक प्रॉपर्टी का एक मैक्सिमम रेंट फिक्स है। तो जो भी रेंट है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड रेंट। तो इन चार, और एक्चुअल रेंट का मतलब है जो वास्तविक किराया आपकी प्रॉपर्टी का आप रिसीव कर रहे हैं, तो दैट विल बी द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो पहले ही बता दीजिएगा चारों फैक्टर आपको समझ में आते हैं या नहीं आते हैं कि व्हाट इज द म्युनिसिपल वैल्यू, व्हाट इज द फेयर रेंटल वैल्यू, और व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंट, एंड व्हाट इज द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल का मतलब है व्हाट यू आर गेटिंग, एक्चुअली व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। स्टैंडर्ड रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम रेंट यू कैन अर्न फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, वो स्टैंडर्ड रेंट है। और फेयर रेंट वैल्यू यानी कि व्हाट इज द नोशनल वैल्यू, व्हाट इज द नोशनल रेंट एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की आपकी प्रॉपर्टी क्या रेंट फैच करके ला सकती थी। इफ इट इज नॉट गिवन तो प्लीज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेंट और रिसीवेबल। और म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के रिकॉर्ड में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू दर्ज है। तो ये चार फैक्टर हैं जिनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। अब सर ये चार फैक्टर तो समझ में आ गए, क्वेश्चन में गिवन होंगे, और नहीं गिवन है तो उसे छोड़िएगा आप, कोई बस केवल फेयर रेंटल वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ ERR, है ना, बाकी सबको छोड़िएगा। अब बात ये आती है कि सर GAB निकलेगी कैसे। तो देखिए GAB निकलने के लिए डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी 8-9 तरह की होती है। एक प्रॉपर्टी वो हो सकती है कि फॉर एंटायर ईयर विच इज लेट आउट, यानी कि पूरे साल आपकी किराए पर चढ़ी हुई है, उसकी GAB अलग तरह से निकलती है। एक प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि आपने लेट आउट दी ही नहीं है, आप खुद के रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर पता लगेगा कि उसकी GAB कैसे निकलेगी। एक प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है कि लेट आउट फॉर द एंटायर ईयर बट देयर इज सम अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि जो किराएदार है महीने 2 महीने का आपका किराया लेके फरार हो गया, तो वो अनरियलाइज्ड रेंट का केस बन जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी वो हो सकती है कि पार्ट ऑफ द ईयर इज लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर इज वैकेंट, प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी ही नहीं, कुछ महीने आपकी प्रॉपर्टी जो है खाली रह गई, तो वो वैकेंसी का आ गया, तो चौथी प्रॉपर्टी वो हो सकती है। पांचवी प्रॉपर्टी दोनों का मिक्सचर हो सकता है कि अनरियलाइज्ड रेंट भी है वैकेंट भी है, तो पांचवी प्रॉपर्टी वो हो सकती है। तो आप देखिएगा तो 8-9 तरह की वो प्रॉपर्टी आ जाती हैं। अब डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बड़ा आसान है GAB निकालने का जो तरीका है। और सबसे पहले मैं मेन बता रहा हूं, और मेन जो GAB है वो आती है कि प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द एंटायर ईयर। अगर प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट है तो हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू, वो सब मैंने नोट्स में भी आपको दे रखा है कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी कितनी होती हैं, तो हम सारी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है, और सारे आप देखेंगे बड़े इजी हैं, कुछ है ही नहीं GAB निकालने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि हाउ टू कंप्यूट GAB इन केस वेयर प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द एंटायर ईयर। तो पहला केस है प्रॉपर्टी इज लेट आउट, property is let out for whole year। अगर ये वाला केस है कि प्रॉपर्टी लेट आउट है होल ईयर, तो GAB कैसे निकालेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स की मदद से हम लोग GAB निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप 1 है, साथ के साथ कॉपी कीजिएगा आप, और नोट्स में भी गिवन है। स्टेप 1 है हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। 4 फैक्टर थे ना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ERR। तो स्टेप 1 में केवल आप 2 चीजों को कंपेयर कीजिए, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू। स्टेप 2 जो होगा, स्टेप 2 होगा लोअर ऑफ
लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट और स्टेप 1 वैल्यू, यानी कि जो स्टेप 1 में हायर निकल के आया वो, या एसआर जो भी दोनों में कम है। स्टेप 3 में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, दिस इज द स्टेप 3। और फाइनल हमारी बारी आ गई कि ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी। जो प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट है उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू हायर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3, higher of step 2 and step 3. This is the gross annual value. This is the gross annual value higher of step 2 and step 3. जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि कॉपी कर लिया है या नहीं किया है। फिर मैं इसे एक एग्जाम्पल की मदद से और एक्सप्लेन करता हूं। गुड, तो देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले मैंने सबसे पहले फॉर्मेट की बात की आपके साथ कि फॉर्मेट जो है वो क्या है, ग्रोस एनुअल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ग्रोस एनुअल वैल्यू जो है अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी में अलग अलग निकलेगा और सारे के सारे तरीके बड़े इजी हैं। जो मैंने अभी जीएबी का तरीका बताया बेस वही रहेगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस हमें उसे करने पड़ेंगे। उस ग्रोस एनुअल वैल्यू में से बेटा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर हमें लेस करने पड़ेंगे, वो क्वेश्चन में गिवन होंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है वो निकल के आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू में से आपको 30% ऑफ NAV माइनस करना पड़ेगा। ये एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, क्यों है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। देखिए हमें इनकम निकालनी है, कोई रिसीप्ट टैक्सेबल थोड़ी करनी है। तो इनकम तब आती है जब रिसीट में से खर्चे माइनस होते हैं, है ना। और आपका जो रेंट आ रहा है वो इनकम नहीं है, वो रिसीट है। अगर टेक्निकली देखें वो सारा इनकम आप, वो रेंट आपको बचता नहीं है। आपको रिपेयर करानी पड़ सकती है, आपको वाइट वॉश करानी पड़ सकती है, और तमाम तरह के, अगर आपके बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं तो आपने कोई बंदा भी रख रखा होगा जो समय समय पर टेनेंट से रेंट लेके आए, तो रिकवरी चार्जेज भी होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा जी हम अलग अलग चार्जेस कहाँ तक देखेंगे, हम ये मान लेते हैं कि ओवरऑल NAV का 30% हम आपको खर्चे के रूप में दे देते हैं। तो एक इन्होंने लमसम एक अमाउंट तय कर दिया, जो भी NAV है जिस भी प्रॉपर्टी की उसका 30% आपको खर्चे के रूप में दे दिया। बट इस 30% में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं आएगा, यानी कि अगर आपने उधार लेके मकान बनवाया है और उस पर ब्याज भी आप दे रहे हैं तो वो अलग से भी घटेगा आपका। तो ये एक तरह से खर्चों की डिडक्शन है। 30% में बाकी सारे खर्चे आ जाते हैं और एक्चुअल जो आएगा वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आएगा। तो जो एक्चुअल आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जीएबी निकालने के 4 फैक्टर हैं, म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंटल वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है और ARR है। और अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी हैं। अगर एक प्रॉपर्टी जो पूरे साल लेट आउट है तो उसकी जो जीएबी है वो निकलती है। स्टेप 1 हम लेते हैं हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। स्टेप 2 लेते हैं लोअर ऑफ SR एंड स्टेप 1 वैल्यू। और स्टेप 3 में जो लिया जाता है वो ARR लिया जाता है। और जो जीएबी निकल के आती है जब हम स्टेप 2 और स्टेप 3 को कंपेरिजन करते हैं तो उसकी जो हायर वैल्यू है वो एज ए जीएबी निकल के आती है। क्लियर बेटा? ये सब बातें जो हैं यहां पर भी लिखी हुई हैं। देखिए सबसे पहले तो फॉर्मेट ही आपके सामने है जो मैंने अभी आपको बनवाया था। नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखेंगे तो ये फैक्टर्स हैं लिखे हुए, फैक्टर्स टू डिटरमाइन एनुअल वैल्यू। तो फेयर रेंटल है, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट है और एक्चुअल रेंट है। अब कितने तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जीएबी। तो एक प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, एक है जो कुछ समय वैकेंट भी रही है,
तो इसके आधार पर 7-8 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, तो 1 बाय 1 कर करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें उसकी जीएवी निकालनी है। नेक्स्ट पेज पे कंपोजिट रेंट वगैरह के बारे में डिस्कस कर रखा है, अभी मैंने वो डिस्कस करा नहीं है आपके साथ। अब बात आती है कि जीएवी कैसे निकलेगी। तो पहला जो केस है, हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो उसकी जीएवी कैसे निकलेगी जो पूरे साल आपकी लेट आउट है। तो मैंने अभी जो लिखवाया आपको कि पहले स्टेप में हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू, इसे एक्सपेक्टेड रेंट भी कह दिया जाता है, स्टेप 1 को ER भी बोल दिया जाता है। और स्टेप 2 में लोअर ऑफ SR इन स्टेप 1, और स्टेप 3 में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ARR बोलेंगे। और जब जीएवी निकालने की बारी आएगी तो हायर ऑफ स्टेप 3 इन स्टेप 2। तो यही सारी चीजें मैंने आपको नोट डाउन भी करवाई हैं। अब एक क्वेश्चन है जीएवी निकालने का, नीचे मैंने जगह भी दे रखी है आपको कि आप यहीं की यहीं प्रैक्टिस कर लेंगे। आर ओन 6 हाउसेज इन दिल्ली, डिटेल ऑफ विच आर एज अंडर। तो 6 हाउस प्रॉपर्टी हैं। पहली हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, पहली हाउस प्रॉपर्टी मैं करा रहा हूं, फिर बाकी 5 प्रॉपर्टी का आपको करना है और मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा और फिर मैं चेक कराऊंगा। म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 240, स्टैंडर्ड रेंट है नॉट एप्लीकेबल, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है 180। तो हमें जीएवी निकालनी है इनकी। तो जब जीएवी आप निकालेंगे, जीएवी जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले स्टेप 1 आएगा और आपको पूरा लिखना है हायर ऑफ स्टेप 1, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, पेपर में आपको लैंग्वेज भी लिखनी है। तो 2 लाख और 2,40,000, दैट मीन 2,40,000। स्टेप 2 जो आएगा, स्टेप 2 जो आएगा लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट और स्टेप 1 वैल्यू। तो स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं तो हम कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, तो ये 2,40,000 ही आ जाएगा। स्टेप 3 जो आएगा वो ARR यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, वो 1,80,000 आ रहा है। वो जो जीएवी आती है हायर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3 यानी कि 2,40,000 इज द जीएवी। तो पहले वाले का जो जीएवी आ गया बेटा वो आ गया 2,40,000 रुपीज। क्लियर बेटा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? अब आपको बाकी के जो 5 केस क्वेश्चन है वो जल्दी से कीजिएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 5 मिनट का, जल्दी से कीजिएगा इसे। प्रॉपर्टी नंबर 2 से लेकर 6 तक जल्दी से कीजिएगा। पांच मिनट का टाइम आपको दे दिया मैंने।
सभी बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं? चलिए मैं चेक करा देता हूं अब आपको। जो सेकंड वाला है, स्टेप 1 में 2,40,000 और 3 लाख विच एवर हायर, ये 3 लाख आएगा। और स्टेप 2 में स्टेप 1 और SR में जो भी ज़्यादा होगा तो भी 3 लाख ही आएगा। तो ये लास्ट का आंसर 3,60,000 आएगा इसमें। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो ग्रोस एनुअल वैल्यू आएगी वो 3,60,000 आएगी। अगर किसी की नहीं आ रही हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 है तो स्टेप 1 में 3,60,000 और 4 लाख विच एवर हायर ये आ जाएगा। स्टेप 2 में 4 लाख और 5 लाख विच एवर हायर ये आ जाएगा। और फिर जब हम स्टेप 3 में 480 करेंगे और कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरिजन करने में 5 लाख हायर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 की जो वैल्यू आएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू आएगी, सॉरी मैंने प्रॉपर्टी 3 में थोड़ा गलत कर दिया। स्टेप 2 में लोअर आता है, लोअर ऑफ स्टेप 1 और स्टेप मतलब स्टैंडर्ड एंड, तो वो 4 लाख ही आएगा, ये नहीं आएगा। और जब हम 4 लाख और 480 को कंपेरिजन करेंगे तो ग्रोस एनुअल वैल्यू आएगा आपका 4,80,000। तो सेकंड वाले का 3,60,000 आएगा, हाँ दूसरे वाले का यानी कि 3rd वाले का आएगा 4,80,000। इसके बाद जब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 के तरफ बढ़ेंगे तो पहला स्टेप में आएगा 420 और 420 विच एवर हायर, तो 420 इक्वल ही है तो 420 ही आ जाएगा। फिर हम लोअर लेते हैं तो 420 और 3 लाख में लोअर लेंगे तो ये लोअर आ जाएगा। और फिर स्टेप 3 में आएगा 3,60,000 और फिर दोनों में जो भी ज़्यादा होगा तो 3,60,000 इज द ग्रोस एनुअल वैल्यू। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? फिफ्थ में 480 और 5 लाख विच एवर हायर ये आएगा, स्टैंडर्ड एंड है ही नहीं, तो फिफ्थ में आ जाएगा 540, ठीक है। और सिक्स्थ में आएगा 450 और 5 लाख विच एवर हायर ये, और लोअर इसमें तो ये आ जाएगा लोअर। फिर इन दोनों में जो ज़्यादा आएगा तो 480, तो फिर आएगा 4,80,000। तो जल्दी से बताइएगा। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक सभी के आंसर ठीक हैं, सभी बच्चों ने आंसर मुझे पहले से प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू आपको निकालना आ गया है अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग जीएवी निकलेगी। तो ये जीएवी तब है आपकी अगर पूरे साल लेट आउट प्रॉपर्टी रही है। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में है कि जब हम जीएवी निकाल लेते हैं तो एनएवी और जीएवी के बीच का जो अंतर है वो केवल इतना ही है कि जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर हम माइनस करते हैं। तो जो पेड बाय द ओनर है उसे माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है दैट विल बी द नेट एनुअल वैल्यू। तो अब लोग को बड़े ध्यान से समझिएगा, पेड बाय द ओनर, क्योंकि जब आप लॉजिक लगाएंगे तो लो पढ़ते वक्त लॉजिक नहीं लगने, कॉन्सेप्ट लगेंगे आपके। आपका जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 21-22 है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कि पिछले 5 सालों से म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हुए नहीं थे और 21-22 में ना केवल आपने 21-22 के दिए बल्कि पिछले 5 सालों के भी दे दिए, तो पूरे के पूरे 6 सालों के डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो एक्चुअली पेड हुए हैं। क्लियर है? और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 21-22 के एक्चुअली पेड नहीं है, पेएबल है, तो लेस नहीं होंगे क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो एक्चुअली पेड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको कि म्युनिसिपल जो टैक्सेस हैं वो ओनर ने ना पेड करके टेनेंट ने पेड करें तो भी आपको माइनस नहीं करने हैं, क्योंकि यहां पर जो लैंग्वेज है वो था पेड बाय द ओनर। इट क्लियर बेटा? यहां पर है एक्चुअली पेड होना चाहिए, पेबल नहीं होना चाहिए। आपको इससे कतई मतलब नहीं है कि वो करंट ईयर के हैं या पुराने पिछले सालों के हैं, है ना। और पेबल बेसिस पर नहीं लेस होंगे, और पेड भी तभी लेस होंगे जब वो एक्चुअली पेड ओनर के द्वारा हो,
अगर वो टेनेंट के द्वारा होंगे तो वो भी लेस नहीं होंगे। क्लियर? एक चीज और समझ लीजिएगा, जो पास्ट म्युनिसिपल टैक्सेज हैं जो आपने पिछले सालों में नहीं चुकाए हैं, इस साल चुकाए हैं, तो वो लेस हो जाएंगे क्योंकि वो पेड है। एक होता है एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेज, यानी कि करंट ईयर 21-22 है और आप अगले 10 सालों के आप एडवांस में चुका के चलना चाहते हैं, तो क्या वो अलाउड हो जाएंगे? तो इसमें डायलेमा है। बेसिकली कुछ ऑथर कुछ कहते हैं, कुछ ऑथर कुछ कहते हैं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेज माइनस नहीं होंगे, क्योंकि जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज लिखी हुई है, ध्यान से समझिएगा, बेयर एक्ट उससे एक्ट को कहते हैं जो ओरिजिनली गवर्नमेंट लिख के चलती है। तो वहां पर लिखा हुआ है लेविड एंड पेड, लेविड एंड पेड बाय द ओनर, यानी कि जो म्युनिसिपल टैक्सेस लेवी भी हो जाए और पेड भी हो जाए ओनर के द्वारा। तो जो पास्ट म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं वो लेवी हो चुके होते हैं, यानी कि वो लग चुके होते हैं, बस पुराने सालों में पेड नहीं करे, इस साल पेमेंट कर रहे हो, तो इसलिए वो लेविड एंड पेड की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन जो एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, तो जो अभी तक लेवी ही नहीं हुए, तो वो पेड बेसिस पर माइनस नहीं होंगे। लेकिन एक आध बुक में आपको ये भी दिख जाएगा कि वो भी माइनस कर रखे हैं, तो मेरे हिसाब से वो गलत है बिल्कुल ही, और इंस्टीट्यूट भी उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि आप एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करके चलें। रेट के लिए, क्योंकि देखिए लो आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत छोटी सी बात है कि वो ओपिनियन अलग अलग हो सकती हैं, तो हमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है कि जिन मैटर पर ओपिनियन अलग अलग हैं तो हमें कौन सी ओपिनियन लेनी है। तो हमें वो ओपिनियन लेनी है जो हमारा इंस्टीट्यूट एडॉप्ट करके चलेगा, अब वो सही भी है, वो सही भी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्ट भी लेविड एंड पेड ही माइनस होते हैं। तो जो एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेज है वो लेवी नहीं हुए हुए होते, तो दैट्स वाई वो माइनस नहीं होने चाहिए। तो इलस्ट्रेशन सेकंड में आपको एनएबी निकालनी है, यानी कि कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द अबव 3 हाउस। तो यहां पर सबसे पहले तो जीएबी निकलेगी, जीएबी में से फिर म्युनिसिपल टैक्सेज माइनस होगा। तो एक्स ऑन 3 हाउसेज इन दिल्ली, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एडेंडर, नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट है 2, म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000 है, फेयर रेंट वैल्यू 150 है, स्टैंडर्ड रेंट 130 है, और रेंट पर यूनिट पर एनम है 70,000, और म्युनिसिपल टैक्सेज 12,000 है, ड्यू बट नॉट पेड। तो रेंट पर यूनिट का दे रखा है, तो यानी कि जब 2 यूनिट है तो 1,40,000 जो है ARR हो जाएगा। तो आपसे पूछिए एनुअल वैल्यू, तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो जो पूछा है वही हेडिंग आ जाएगी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू for the assessment year 2022-23, for the assessment year 2022-23। तो इसमें 3 कॉलम हम लोग बना लेंगे बेटा, 3 कॉलम हम बना लेंगे। तो चलिए सही तरीके से ही खींच देता हूं मैं। तीन कॉलम हम लोग बना लेंगे इसके अंदर। एक हो जाएगा आपका H1 के लिए, एक हो जाएगा H1 के लिए, एक हो जाएगा H2 के लिए, और एक हो जाएगा H3 के लिए। अब क्योंकि इसमें आपको NAV निकालनी है, तो जो GAV का काम है वो आपका वर्किंग नोट में चलेगा, वो चलेगा वर्किंग नोट में कि आपने कंपैरिजन किस तरह से किया है, किस तरीके से आप GAV निकाल के लाए हैं। तो मैं तो यहां डायरेक्ट निकाल देता हूं, आपको इतनी तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि पहले वाले केस में जब हम कंपैरिजन करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू 1,20 और 1,50, तो हायर 1,50 आएगा। फिर स्टेप 2 में जब हम कंपैरिजन करेंगे लोअर को तो 1,30,000 आ जाएगा, और रेंट पर यूनिट पर एनम है 70,000, तो 140। तो जब आप निकालेंगे ना तो 1,40,000 आपका जो है वो आना चाहिए आपकी GAV, पहली यूनिट की 1,40,000 आपकी GAV आनी चाहिए। इसमें से क्या करोगे, लेस म्युनिसिपल टैक्सेज पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो 12,000 ड्यू बट नॉट पेड, तो यहां कुछ नहीं आएगा। तो
तो जो नेट एनुअल वैल्यू है, वो जो नेट एनुअल वैल्यू है वो 1,40,000 एज इट इज आ जाएगी। क्लियर बेटा? जो जीएबी है 1,40,000 कैसे निकाली है वो आप वर्किंग नोट में आप बताएंगे। जो सेकंड हाउस है उसमें 72,000 एक ही यूनिट है, पहली बात तो 72,000 है आपका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू है 75,000, तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो 75,000 आ जाएगा। और फिर स्टेप 2 में हम लोअर देखते हैं 80,000 और 75,000, तो लोअर 75,000 ही आया और एक्चुअल रेंट है 84,000। तो जब स्टेप 3 और स्टेप 2 को कंपेरिजन करेंगे तो 84,000 इज द हायर, तो ये आ जाएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू 84,000। एम आई राइट? नेक्स्ट है फिर म्युनिसिपल टैक्सेस 8,000 पेड इन दिस ईयर एंड 9,000 ऑफ द करंट ईयर ड्यू बट नॉट पेड। तो आपने पुराने साल के 8,000 पेमेंट कर दी, लेकिन इस साल का जो करंट ईयर का 9,000 है वो पेड नहीं करा। तो हमें ये मतलब नहीं है कि आप किस साल के पेमेंट करें, आपने वो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड करे हो जो लेविड हो और आज पेड करें तो वो माइनस हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी साल को बिलोंग करते हो, और जो पेड नहीं करेंगे वो माइनस नहीं होंगे। तो 9,000 लेवी हो चुके हैं लेकिन पेड नहीं करे तो वो माइनस नहीं होंगे। तो 84,000 में से 8,000 अगर लेस हो जाएंगे तो हमारे बचेंगे बेटा 76,000। एम आई राइट? बताइएगा। तो 76,000 इज द एनएबी। जो हाउस थर्ड है उसमें 3 रेजिडेंशियल यूनिट है। पहले एक्चुअल रेंट को 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 63,000 आ जाता है हमारा। अब कंपेरिजन करने में इजी रहेगी, 60,000 और 75,000, तो 75,000 पहली स्टेप से निकल के आएगा। फिर हम लोअर देखते हैं तो 75,000 और 72,000 में लोअर, तो ये आ जाएगा 72,000। और फिर हम हाइयर देखते हैं तो 72,000 और 63,000 में हाइयर आ जाएगा बेटा 72,000। तो दिस इज द ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब दिया हुआ है इसमें 60,000 रुपये आपने म्युनिसिपल टैक्सेस के पेमेंट की। इट इंक्लूड्स 54,000 पेड एज एडवांस फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर। तो अगले 9 साल के भी आपने एक तरह से 10 साल की पेमेंट किए, 6,000 रुपये साल का होगा, तो केवल 6,000 रुपये माइनस करेंगे आप, क्योंकि जो एडवांस म्युनिसिपल टैक्स नोट लिख के आएंगे कि एडवांस म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो ओनली जो करंट ईयर म्युनिसिपल टैक्सेस हैं एंड विच इज ऑल्सो पेड, तो वही माइनस होंगे। एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस ऑलरेडी वैसे पेड हो चुके हैं लेकिन इन नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो 72,000 में से जब 6,000 आपके माइनस होंगे तो 66,000 इज द नेट एनुअल वैल्यू। और नोट में लिख के आएंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट में लिख के आएंगे कि एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस, जो अगर आपके पास्ट के होते, जो एरियर ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस होते वो माइनस हो जाते, लेकिन एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर बेटा? जल्दी से बताइएगा। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताइएगा, सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर को। हमने क्या क्या पढ़ा है। हाउस प्रॉपर्टी की हमने शुरुआत की है। हाउस प्रॉपर्टी जो चैप्टर है सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक की कवरेज है। सेक्शन 22 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और चार्जिंग सेक्शन ये बताता है हमें कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कोई इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी। तो चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन क्या है? बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग का मतलब है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का मतलब है बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट दिए टू। उस प्रॉपर्टी का एसएससी ओनर होना चाहिए, और सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इनकम आपकी आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। फॉर्मेट क्या है इनकम को निकालने का? स्टार्टिंग विद ग्रोस एनुअल वैल्यू, फ्रॉम ग्रोस एनुअल वैल्यू डिडक्ट म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, आफ्टर डिडक्टिंग नेट एनुअल वैल्यू पर हम पहुंच जाते हैं। फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू 2 डिडक्शन अलाउड हैं, और एक है स्टैट्यूटरी डिडक्शन, खर्चों के लिए एक लमसम डिडक्शन दे दी उन्होंने, अनुमानित वैल्यू पर 30% की डिडक्शन मिल जाती है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी
डिडक्शन के रूप में अलाउड है, अगर आपके केस में है तो, है ना। तो हमें पूरे फॉर्मेट में दो ही चीजें सोचनी समझनी है, एक तो कैसे आप जीएवी निकालेंगे और कैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम निकालेंगे। तो शुरुआत जीएवी से हमने किया है। तो जीएवी निकालने के 4 फैक्टर हैं। एक फैक्टर है म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फैक्टर है फेयर रेंट वैल्यू, तीसरा फैक्टर है स्टैंडर्ड रेंट और चौथा फैक्टर है एआरआर, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए प्रॉपर्टी को कई सारे पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर द एंटायर ईयर। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है फॉर द एंटायर ईयर, मेन यही है क्योंकि इसी के आधार पर थोड़े बहुत चेंज के साथ बाकी प्रॉपर्टी की भी जीएवी निकल ही जाती है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी एंटायर ईयर लेट आउट है तो उसकी जो जीएवी निकालते हैं हम 3 स्टेप में निकालते हैं। पहला स्टेप है कंपेरिजन कीजिए आप म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू विच एवर इज हाई है। स्टेप 2 में आप कंपेरिजन कीजिए स्टैंडर्ड रेंट और स्टेप 1 की जो वैल्यू आई है दोनों में लोअर आपका स्टेप 2 में आएगा। स्टेप 3 में आप ERR लिख लीजिए एडिटेड, और जो जीएवी आएगी हायर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आ जाएगी। इज इट क्लियर? और एक साथ हमने डिडक्शन भी, एक म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन भी हमने पढ़ी नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, और हमने देखा कि इज रेस्पेक्टिव ऑफ ईयर कि किस ईयर से आपके म्युनिसिपल टैक्सेस बिलोंग करते हैं, हमें लेस करने अगर वो करंट ईयर में पेड हो गए। अब जो पास्ट एरियर अगर हमने पेड करा वो माइनस होगा क्योंकि वो लेवी भी हो जाता है, पेड भी हो गया। लेकिन जो एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस हैं तो यहाँ पर कुछ होता कुछ कहते हैं, कुछ होता कुछ कहते हैं, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है और वो ICAI भी कहता है कि एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि वो लेवी कभी भी नहीं हुए वे होते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि जनरली जहां पर ओपिनियन चेंज है तो वहां पर इंस्टीट्यूट जो है, चाहे वो CS इंस्टीट्यूट है चाहे वो CA का इंस्टीट्यूट है, वो क्वेश्चन पूछते हुए बचता है अगर ओपिनियन चेंज है, ठीक है ना। तो नॉर्मली एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से आपको क्लियर कर दिया कि नहीं घटाने के क्या कारण है, क्योंकि जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज है वो है लेवीड एंड पेड। तो लेवी वो चीज एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस कभी भी लेवी नहीं हुए हुए होते हैं। अगर आपने एडवांस में पेड कर दिए तो केवल पेड हुए हुए, लेवी नहीं हुए हुए, तो दैट्स वाई नॉट अलाउड एट डिडक्शन। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।